आवाज जा रही मेरी? नमस्कार आप सभी लोगों को। समृद्धि आईएएस में स्वागत है आप सभी का। और आज हम एक करंट के टॉपिक को लेकर के उपस्थित हुए हैं। तस्वीर में तो देख ही रहे होंगे, ये मालदीव के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि सर बहुत से देशों में राष्ट्रपति चुने जाते हैं, कभी उनके लिए तो ऐसा खास सेशन नहीं हुआ, इनके लिए ही क्यों? तो हाँ, इनके साथ कुछ है समस्याएं भारत के लिए, तो आज हम उन्हीं पे चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, हम यहाँ भारत मालदीव संबंधों को देखेंगे और थोड़ा सा विस्तार से जाएंगे। तो इसमें सबसे जो पहला पॉइंट है कि चर्चा में क्यों है, फिर इसकी भौगोलिक अवस्थिति को देखेंगे, फिर अतीत के झरोखों में भारत मालदीव संबंध कि अतीत में हमारा मालदीव के साथ कैसा संबंध था, हम उसकी चर्चा करेंगे। फिर भारत मालदीव संबंधों की चुनौतियां क्या थी, इसके बारे में देखेंगे। फिर मालदीव क्यों भारत एवं विश्व के लिए इतना महत्वपूर्ण है, इसकी भी स्थिति देखेंगे कि क्यों, क्या कारण है। और फिर आगे की राह, मतलब भविष्य कैसा है भारत या मालदीव के साथ, या मालदीव का विश्व के साथ। तो इन्हीं सब पॉइंटों को जो है हम आगे चर्चा करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले यह चर्चा में क्यों है इसको देखते हैं। देखिए, चर्चा में क्यों है तो हाल ही में मालदीव में हुए चुनाव में चीन समर्थक डॉक्टर मोहम्मद मुइज विजयी हुए। ये निवर्तमान राष्ट्रपति इब्राहिम सोहली का स्थान लेंगे। तो देखिए, अभी जो है आप सभी जानते होंगे मालदीव में चुनाव हुए और उस चुनाव में ये जो पर्सनालिटी हैं डॉक्टर मोहम्मद मुइज, ये विजयी हुए हैं। और किसको हरा के इन्होंने चुनाव जीता है तो इब्राहिम सोलिह को हराया है। ये अभी तक राष्ट्रपति रहे हैं, अब ये बन गए हैं। तो ये आपको जानकारी हो गई। दूसरी चीज, आपको दो तस्वीर और दिख रही होगी, और बिना इन लोगों के जाने आप इन लोगों की स्थिति को ठीक से नहीं समझ पाएंगे। तो थोड़ा सा हम और अतीत में चलते हैं। देखिए, ये है मोहम्मद नसीद, और ये 2008 से 12 तक जो है वो मालदीव के राष्ट्रपति रहे हैं। और इनके बाद जो आते हैं वो मोहम्मद यामीन आते हैं, और इनका 2013 से लेकर के 18 तक ये जो है मालदीव के राष्ट्रपति रहते हैं। और इन राष्ट्रपतियों में कुछ ऐसे हैं जो चीन को समर्थन देते हैं, मतलब जिनकी नीतियां प्रो चाइना है, तो कुछ ऐसे हैं जो प्रो इंडिया अप्रोच रखते हैं। तो प्रो इंडिया में अगर देखा जाए तो मोहम्मद नसीद और इब्राहिम सोली, इनका जो झुकाव इंडिया मतलब अपने देश भारत के प्रति रहता है। और जो मोहम्मद यामीन है और डॉक्टर मोहम्मद मुइज, ये दोनों लोग की जो नीतियां हैं वो चाइना के प्रति ज़्यादा नरम रहती हैं, मतलब ये प्रो चाइना लोग हैं। और अगर देखा जाए तो मोहम्मद यामीन के ही उत्तराधिकारी के तौर पर डॉक्टर मोहम्मद मुइज को माना जा रहा है, क्योंकि मोहम्मद यामीन जो है वो खुद चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन भ्रष्टाचार की वजह से वो जेल में है और उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं मिल पाई। तो उन्होंने एक तरीके से अपने खास आदमी को, जैसे होता नहीं कि जब कोई एक व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ पाता तो अपने किसी एक खास को समर्थन देता है कि भाई वो चुनाव जीत जाए, तो वही कंडीशन इनके साथ हुई कि इन्होंने जो है मोहम्मद मुइज को समर्थन दिया और मोहम्मद मुइज जो है वो विजयी हुए। देखिए, इनके विजयी होने में भी ऐसा नहीं है कि मोहम्मद सोलिह जो है वो बहुत अलोकप्रिय हो गए थे। देखिए, कोई सरकार यदि 5 साल काम कर रही है तो कुछ जो है निगेटिव धारणा जनता के प्रति बनती है, फिर भी इनका काम शानदार था। भारत के साथ इन्होंने बहुत बेहतर संबंध रखे और भारत ने वहाँ भारी निवेश भी किया। इनके हार का जो प्रमुख कारण है कि जो मोहम्मद सोहली और मोहम्मद नसीद जो मिल करके सरकार बना रहे थे, इन दोनों लोगों के बीच में ही आपस में मतभेद हो गया। और इस चुनाव में इन्होंने जो है वो अलग अलग राह चुन ली। मतलब मोहम्मद नसीद ने इब्राहिम सोहली का समर्थन नहीं किया। तो एक बड़ा कारण है इनकी हार का।
बहरहाल हारे तो और ये विजयी हुए। तो अब आगे जो कंडीशन बनती है उस पर चर्चा करते हैं। चलिए अब थोड़ा सा ज्योग्राफी के बारे में जानते हैं कि मालदीव की स्थिति कैसी है। तो मालदीव लगभग 1192 द्वीपों का समूह है, जिसमें से 200 पर आबादी रहती है। मतलब जो मालदीव है वो 1192 द्वीपों का समूह है और उसमें से जो 200 द्वीप हैं उस पे जो है आबादी रहती है। मालदीव गणराज्य की राजधानी और सबसे बड़ा शहर माले है। देखिए ये पीटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। ये पूछ सकता है कि मालदीव शहर की राजधानी क्या है, तो माले है, और माले ही जो है वो सबसे बड़ा शहर भी है। तो आप ये जान लेंगे। अब थोड़ा सा मैप में जो है वो मालदीव की स्थिति को देखिए। यदि आपको मैप दिख रहा होगा तो ये देखिए, ये है मालदीव और इसी के ऊपर ये जो है ये लक्षद्वीप है भारत का। और ये भारत का मैप आपको सभी को दिख ही रहा होगा। और साथ ही साथ ये देखिए, यहाँ जो है डियागो गार्सिया है जो ब्रिटिश नेवल बेस है, सॉरी ब्रिटिश नहीं, यूएस का नेवल बेस है, अमेरिकी नेवल बेस है डियागो गार्सिया में। तो इसकी अगर स्थिति को देखा जाए तो यहाँ डियागो गार्सिया है, यूएसए है, ऊपर भारत है, ये बगल में श्रीलंका है। तो ये इसकी भौगोलिक अवस्थिति है। और थोड़ा सा इसमें देख लीजिए, वर्ष 2016 की जनगणना के अनुसार इसकी कुल आबादी 4,30,000 के करीब थी। मतलब जो इसकी आबादी है वो कितनी थी, तो 4,30,000 कब थी, 2016 की जनगणना के अनुसार। और यदि वर्तमान में देखा जाए तो इसकी आबादी जो है वो 4,57,000 से 60,000 के बीच में कहीं है। तो आबादी बहुत ज़्यादा नहीं है। अब चूंकि भूभाग भी बहुत नहीं है तो आबादी भी नहीं है। भारत के लक्षद्वीप से मालदीव की जो दूरी है वो 700 किलोमीटर के करीब है। तो ये आपने भारत मतलब जो है थोड़ा सा मालदीव की स्थिति को आपने देखा है। अब हम जो है तीसरे पॉइंट में अतीत के झरोखों में भारत मालदीव संबंध, कि हमारा अतीत में भारत मालदीव से कैसा संबंध था उस पर परिचर्चा करेंगे। और देखिए हम बहुत अतीत में नहीं जाएंगे कि प्राचीन काल में या मध्यकाल में, हम आते हैं आज़ादी के बाद के भारत का और आज़ादी के बाद के मालदीव का संबंध कैसा था। तो 1965 में मालदीव जो है ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुआ। आप सभी जानते हैं कि जैसे हम उपनिवेश थे ब्रिटेन के, वैसे मालदीव उपनिवेश था। हमारी आज़ादी जो है वो 1947 में होती है 15 अगस्त, और मालदीव की जो आज़ादी होती है वो 1965 में होती है। मतलब ये हमसे बाद में आज़ाद होता है। फिर आगे क्या है कि आज़ादी के बाद उसे मान्यता प्रदान करने और इससे राजनैतिक संबंध स्थापित करने वाले अग्रणी देशों में भारत भी था। मतलब भारत ने जो है वो मालदीव की आज़ादी का बाँह फैला के स्वागत किया, और जिन प्रमुख देशों ने मालदीव के साथ राजनैतिक संबंध स्थापित किए उनमें भारत का जो स्थान था वो सबसे अग्रणी था। मतलब भारत जो है अग्रिम पंक्ति में खड़ा था मालदीव के साथ। तो ये दिखा दीजिए, भारत द्वारा 1972 में माले में अपना मिशन स्थापित किया गया। एवं लगभग सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों ने मालदीव का दौरा किया। हमारा 1972 में एक मिशन स्थापित होता है माले में, और साथ ही साथ हमारे जितने भी प्रधानमंत्री, मतलब लगभग सभी प्रधानमंत्री जो निर्वाचित हुए, जो चुने गए, वो जा करके मालदीव का राजकीय दौरा भी करते हैं और मालदीव जाते भी हैं। तो ये भारत मालदीव के संबंधों को दिखाता है और भारत की नीतियों को भी दिखाता है कि हम अपने पड़ोसियों से कैसा संबंध रखते हैं। फिर वर्ष 1988 में तत्कालीन राष्ट्रपति ममून अब्दुल गयूम के तख्ता पलट की कोशिश की गई। देखिए 1988 में क्या होता है कि जो ये राष्ट्रपति महोदय रहते हैं ममून अब्दुल गयूम, इनकी जो है तख्ता पलट की कोशिश इन्हीं के सैन्य और कुछ व्यापारिक संगठनों के द्वारा की जाती है। तो इन्होंने भारत से सहयोग मांगा और भारत ने ऑपरेशन कैक्टस के माध्यम से मालदीव की मदद भी की। मतलब ये बहुत बार पूछा गया है कि ऑपरेशन कैक्टस किससे संबंधित है, तो आप लोग को जानकारी होनी चाहिए। तो ये है। फिर 2004 के सुनामी के वक्त
भारत मालदीव की सहायता करने वाला पहला देश है। आप सभी जानते हैं कि 2004 में बहुत भयंकर सुनामी आई थी और उसमें भारत भी काफ़ी प्रभावित था, लेकिन भारत ने जो है प्रभावित होने के बावजूद पड़ोसी धर्म निभाते हुए भारत ने आपदा राहत का सर्वप्रथम प्रयास किया और जितना भी हो सका भारत के द्वारा उसने उस सुनामी में भारत ने मालदीव की मदद भी की। फिर 2014 के जल संकट के समय भारत ने सहायता हेतु वायु सेवा और नौसेना के माध्यम से ऑपरेशन नीर चलाया। जैसा कि आप जानते हैं कि मालदीव की जो भौगोलिक अवस्थिति अभी मैंने दिखाया कि वो द्वीपों का समूह है, मतलब समुद्र के बीचों बीच है, तो वहाँ नदी, नहर, तालाब ये सब की संभावना ही बहुत कम है। दूसरी चीज, जमीन के अंदर से भी पानी नहीं निकाला जा सकता क्योंकि नीचे समुद्र है, तो वहाँ पीने योग्य यदि पानी की जो चीज़ें होती हैं तो वो संयंत्रों के माध्यम से समुद्र के पानी को ही जो है वो शुद्ध करके पानी उपयोग में लाया जाता है पीने के लिए या दैनिक यूज के लिए। हुआ क्या कि 2014 में वहाँ के संयंत्र खराब हो गए और पानी एक ऐसी आवश्यकता है कि उसके बिना तो जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। तो चूंकि भारत सबसे करीबी पड़ोसी था और भारत ने अपनी नौसेना और वायुसेना के माध्यम से ऑपरेशन नीर चलाया और उस समय मालदीव की जो जला संकट की स्थिति थी उसकी प्रतिपूर्ति की। तो आप ये भी दिखा दीजिए। फिर कोविड-19 के दौर में भी भारत ने मालदीव की सहायता की। तो ये कोविड-19 के समय में भी भारत खुद सेकेंड वेव में बहुत बुरी तरीके से जूझ रहा था, लेकिन फिर भी इसने जो है मालदीव की भरसक सहायता करी। वर्ष 2019 में पीएम मोदी ने दूसरे कार्यकाल की पहली विदेशी यात्रा मालदीव की जो कि दोनों देशों के प्रगाढ़ संबंधों को दर्शाता है। जब प्रधानमंत्री मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं, देखिए पहली बार जब वो प्रधानमंत्री बनते तो उनकी जो पहली विदेश यात्रा होती है वो भूटान की होती है, लेकिन जब ये दूसरी बार शपथ लेते हैं और दूसरी बार ये कहाँ जाते हैं तो दूसरी बार इन्होंने मालदीव को चुना और मालदीव ये जाते हैं। और जब कोई राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद जिस देश की पहली यात्रा करता है तो वो एक तरीके से वो देश से अपने संबंध को बताता है कि हमारे लिए आप कितना महत्वपूर्ण है, और वही काम जो है प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया। अच्छा, जब सोलिह जो राष्ट्रपति बने थे, जो इसके पहले राष्ट्रपति रहे, उन्होंने भी अपनी पहली जो यात्रा की थी वो भारत की ही की थी। तो मतलब जो गर्मजोशी था वो एक तरफा नहीं था, वो दोनों तरफ से था। और इसी वजह से इब्राहिम सोलिह जो अभी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, उनके और भारत के बीच बहुत ही अच्छा संबंध रहा। ये 18 से लेकर के 23 तक का जो अपना समय रहा, तो ये बहुत अच्छा समय रहा। और इसमें जो है मालदीव का बहुत ही ज़्यादा विकास हुआ, चाहे वो आधारभूत संरचनाओं का विकास हो, फिर वहाँ के एजुकेशन में भारत ने बहुत काम किया है, वहाँ के और भी जो प्रोजेक्ट हैं उनमें भारत की बहुत संलिप्तता है। तो ये सब चीज़ें रही हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं थोड़ा सा। भारत मालदीव संबंधों की चुनौतियां। देखिए अब क्या है कि अब हम ये देखते हैं कि भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन इतनी मधुरता के बाद चुनौतियां कहाँ से आ रही हैं, चुनौतियां क्या हैं। तो मालदीव में सत्ता परिवर्तन का भारत मालदीव संबंधों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। मैंने पहले ही स्लाइड में आप लोगों को 4 फोटो दिखाया था, जिसमें से 2 लोगों का क्या था, 2 लोग प्रो चाइना थे तो 2 लोग इंडिया थे, इंडिया प्रो इंडिया। तो वही है कि अगर समर्थन वाली व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है तो इंडिया भारत के अनुकूल रहेगी, और यदि चाइना के समर्थन वाला व्यक्ति बैठता है तो नीतियां जो है वो प्रतिकूल हो जाती हैं। तो यही चीजें इसमें कहा गया कि सत्ता परिवर्तन के साथ ये चीजें देखने को मिलती हैं। मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन के समय 2013-18 के बीच दोनों देशों में संबंध ठीक नहीं रहे। मैंने पहले ही बताया है, जिसका प्रमुख कारण उनका चीन समर्थक रुख था। उस समय मालदीव चीन के प्रभाव में था। वर्ष 2018 में सत्ता परिवर्तन के बाद भारत समर्थक इब्राहिम सोलिह के राष्ट्रपति बनने के बाद पुनः दोनों देशों के संबंधों में सुधार हुआ, और उसको मैंने बताया। थोड़ा सा इसका और भी देख लीजिए कि भारत ने मालदीव के आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में काफ़ी सहयोग किया है। आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में अगस्त 2022 में
प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति सोलिह ने 50 करोड़ डॉलर की लागत से तैयार होने वाली मालदीव की सबसे बड़ी कनेक्टिविटी परियोजना की नींव रखी। आपको ये अमाउंट छोटा लग रहा होगा 50 करोड़ डॉलर, लेकिन पहली चीज़ तो ये डॉलर है और दूसरी चीज़ आपने अभी पीछे देखा ही कि मालदीव की जनसंख्या ही कितनी है या मालदीव का जो भूभाग है वो कितना बड़ा, बहुत छोटा भूभाग है और जनसंख्या भी जो है वो 4,27,000 से 30,000 के बीच में है 2016 की जनगणना के अनुसार। अगर वर्तमान में देखा जाए तो ये 4,60,000 के करीब है। आप सोचिए कि 4,60,000 के लिए केवल एक परियोजना हमारी 50 करोड़ डॉलर की है, जबकि हमारे गांव देहातों में कुछ बड़ी बड़ी पंचायतें होती हैं जहां के प्रधान जो निर्वाचित होते हैं तो उस ग्राम सभा की जो आबादी होती है मालदीव की जनसंख्या से ज़्यादा है। तो आप इस पैसे, इस धनराशि की अहमियत को आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा अमाउंट है भारत के द्वारा जो खर्च किया जा रहा है। चलिए आगे देख लीजिए। किंतु अब मोहम्मद मुइज, जिन्हें अब्दुल यामीन का उत्तराधिकारी माना जाता है, के विजयी होने के बाद भारत मालदीव रिश्तों में पुनः ठहराव आ जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है, क्योंकि इनके द्वारा चलाया गया इंडिया आउट कैंपेन एवं चीन के प्रति झुकाव भारत की परेशानियों को बढ़ाने वाला है। आप सभी जानते हैं कि अभी करीब 1 वर्ष पहले जो अब्दुल्ला यामीन थे और ये मोहम्मद जो अभी बने हैं मुइज थे, ये लोग जो है भारत को मालदीव से जो भारत की जो गतिविधियां हैं, जो विकास के जो कार्य भारत द्वारा किए जा रहे हैं, तो उन सबों को लेकर के ये लोग भारी विरोध कर रहे थे और इनका ये तर्क था कि इससे हमारे देश की संप्रभुता पे जो है वो चोट पहुंच रही है और ये घोषणा कर रहे थे कि यदि हम सत्ता में आते हैं तो हम इंडिया आउट करेंगे, मतलब इंडिया की जो यहाँ गतिविधियां हैं हम उसको बंद कर देंगे और यहाँ की भारतीय कंपनियों को बाहर जाने, मतलब अपने देश जाने के लिए बाध्य कर देंगे। और अतीत में ऐसा हो भी चुका है। जब अब्दुल्ला यामीन राष्ट्रपति थे तो उन्होंने कई ऐसे प्रोजेक्ट थे जहां भारत बहुत काम कर चुका था और उसको बीच में छोड़ करके वापस आना पड़ा, तो ये चीज़ें थी। अब मालदीव क्यों भारत एवं विश्व के लिए इतना महत्वपूर्ण है? भाई हमारा पड़ोसी है, ये तो एक कारण है, लेकिन हमारे और भी पड़ोसी है, भूटान भी है। देखिए महत्व तो सबका है, लेकिन मालदीव कुछ खास अपनी भौगोलिक अवस्थिति के कारण कुछ ज़्यादा ही अहम है और दूसरा चीन की विस्तारवादी नीति के कारण। तो हमको 2 परिप्रेक्ष्य में देखना है। तो सबसे पहले कि इसकी भौगोलिक अवस्थिति जो आर्थिक एवं सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, जो बेहद महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर स्थित है। यह चीन, जापान का खाड़ी देशों के व्यापारिक मार्ग पर अवस्थित है। मतलब जो चीन जापान का जो व्यापार होता है खाड़ी देशों से, उस व्यापारिक मार्ग पर अवस्थित था और खाड़ी देशों से जो व्यापार होता है वो बेसिकली क्रूड का होता है, तेल का होता है, कच्चे तेल का। और आज भी जो है वो क्रूड ऑयल जो है वो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत भी है और वैश्विक स्तर पे ऊर्जा के लिए अपरिहार्य अभी भी बना हुआ है। तो इसके महत्व को दिखाता है। और दूसरा, चूंकि डियागो गार्सिया में यूएसए का नौसैनिक अड्डा है, चूंकि मैंने मैप में आपको दिखाया था नीचे कि मालदीव के नीचे डियागो गार्सिया है और वहाँ यूएसए की जो नेवल सेना है वहाँ रहती है, अतः चीन भी यहाँ पहुँचना चाहता है। आप समझ रहे होंगे कि एक तो शीत युद्ध उस समय था जब यूएसएसआर और अमेरिका के बीच था। यूएसएसआर का विघटन होता है और अमेरिका देश दुनिया का एकमात्र चौधरी बनकर के निकलता है। अभी भी इस सभ्यता के इतना आगे बढ़ जाने के बाद भी चौधरी बनने की लोगों की ख्वाहिश नहीं जा रही है। तो अब एक नया चौधरी बनना चाह रहा है चीन। वो चाहता है कि हम अमेरिका को काउंटर करें और साथ ही साथ भारत को भी जो है, जो उसकी चौधरी बनने की राह में कहीं ना कहीं वो रोड़ा मानता है, तो भारत को भी वो काउंटर करना चाहता है। तो उसकी ये मंशा है कि अगर डियागो गार्सिया में अमेरिका है तो हम भी क्यों ना मालदीव में आ जाए, और वो ऐसा प्रयास करता दिख भी रहा है। आप उसके अगर प्रयास को देखेंगे तो आपको पता होगा कि वो मालदीव में आ गया है, वो बांग्लादेश में पहुंच गया है, चिटगांव जो बंदरगाह है, फिर इसी तरीके से ग्वादर बंदरगाह पे वो पहुंच चुका है,
फिर अगर देखा जाए तो हम्बनटोटा जो श्रीलंका है वहां पहुंच गया है। तो अगर आप ऐसे देखिए कि अगर सपोज करिए कि ये भारत है और यहाँ चाइना है, तो अब यहाँ श्रीलंका है, यहाँ बांग्लादेश है, यहाँ म्यांमार है, यहाँ पाकिस्तान है, तो चाइना यहाँ भी है, चाइना यहाँ भी है, चाइना यहाँ भी, चाइना और चाइना अब यहाँ जो मालदीव है यहाँ भी पहुँच जा रहा है। तो अगर भविष्य में युद्ध हो, भाई संभावना तो कभी कभी ऐसी बनती भी है, तो चाइना जो है भारत को यहाँ से भी घेर सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। और हम जो है चाइना को कहाँ से घेर सकते हैं? तो केवल ऊपर से घेर सकते हैं, और वो भी हम इसलिए यहाँ भी बहुत सफल नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ की भौगोलिक स्थिति आप सभी जानते हैं कि बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ है, हिमालय पर्वत की जो रेंज है पूरी ये है। तो एक तरीके से ये हमको घेरने का प्रयास है, और साथ ही साथ यहाँ होने की वजह से ये ऊर्जा जो रूट है उस पे भी ये नियंत्रण स्थापित करना चाह रहा है, जिससे जो है दक्षिण कोरिया और जापान को भी वो एक तरीके से काउंटर करना चाहता है कि भाई हम जब चाहेंगे अगर यहाँ बैठे हैं तो हम ऊर्जा सप्लाई को रोक देंगे, और इससे क्या होगा कि जापान और जो दक्षिण कोरिया जो अमेरिका समर्थित देश हैं उन सबों की ऊर्जा समस्या बढ़ जाएगी। तो चाइना इस परिप्रेक्ष्य में काम कर रहा है और इसी संदर्भ में इसे देखने की भी जरूरत है। फिर आगे देखिए, श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह को तो वह पहले ही अपने प्रभाव में ले चुका है। पाकिस्तान और ग्वादर बंदरगाह भी चीन स्थित है, मैंने पीछे ही बता दिया। अतः हिंद महासागर में भारत को अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखने में मालदीव एक प्रमुख कड़ी के रूप में है। अगर मालदीव भी भारत के हाथ से निकल जाता है तो कहीं न कहीं यहाँ चीन को जो है वो बढ़त मिलनी तय है, और वो मिलती दिख भी रही है। अब आगे की राह भाई क्या किया जाए? एक तो विकल्प ये है कि हम जो है हाथ पे हाथ धरे रह करके बैठे रहे, लेकिन ये तो ना तो घर के लिए, ना तो देश के लिए, ना तो दुनिया के लिए, ये तो कोई विकल्प नहीं होता कि हम कोई प्रयास ही ना करें। तो हमारा कोई प्रयास होना चाहिए, और एक सदा प्रयास होना चाहिए। प्रयास के तहत हम सबसे पहले कि अभी जो है हमको वेट एंड वॉच की स्थिति को बनाए रखना है कि ठीक है जो इंडिया आउट का नारा लगा रहे थे वो सत्ता में तो आ गए, लेकिन वो चुनावी दौर था, और अभी उस स्थिति को वो कितना इम्प्लीमेंट करते हैं तो इसको वेट एंड वॉच करने की ज़रूरत है। यानी कि अभी भारत अपनी तरफ से कोई आक्रामक रुख नहीं अख्तियार करेगा। फिर भारत मालदीव की आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के लिए विभिन्न प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहा है, उसे जारी रखना चाहिए। मतलब जो हमारे द्वारा काम वहाँ किया जा रहा है उसे भी जारी हमको रखना है, और कूटनीतिक स्तर पर वार्ता की जानी चाहिए। मतलब जो कूटनीतिक, देखिए अगर आप बात करेंगे तो बातचीत से बहुत सी संभावनाओं को जो है वो सुलझाया जा सकता है। अगर बातचीत नहीं होती है तो आप अगर इतिहास में उठा के देखेंगे तो जो प्रथम विश्व युद्ध था उसके तो कई कारण थे होने के, लेकिन एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि जो प्रमुख शक्तियां थी उनमें एक तरीके से कूटनीतिक डेडलॉक की स्थिति थी। मतलब वो एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे थे, और उनमें सबको ये लग रहा था कि हम जो है अगर युद्ध होता तो हम फायदे में रहेंगे। अगर कोई वस्तु स्थिति को समझ रहा होता, अगर आपसी सहमत से वो लोग बातचीत कर रहे होते एक मेज पे आकर के, तो शायद विश्व युद्ध नहीं होता। तो वही चीज़ है कि बातचीत कितना महत्वपूर्ण है। तो बातचीत होना चाहिए कूटनीतिक स्तर पर। और यदि कुछ समस्याएं हैं, यदि मालदीव के जैसे जो भविष्य में जो आने वाला नेतृत्व है, यदि उसको ये लगता है कि भारत जो है नहीं बहुत ज़्यादा हमारी संप्रभुता का हनन कर रहा, हालांकि भारत ऐसा देश ही नहीं है, हम लोग का ऐसा चरित्र ही नहीं है, नेचर ही नहीं है कि हम किसी दूसरे की संप्रभुता का हनन करें। लेकिन यदि कुछ फिर भी लग रहा है तो भारत को वहाँ भी बैठ के उनके इस जो गलतफहमी है उसका निराकरण करना चाहिए, और एक मध्यम मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। ये तो प्रयास भारत द्वारा होना चाहिए। और साथ ही साथ मालदीव के लिए भी भारत को इग्नोर करना इतना आसान नहीं है। क्यों नहीं आसान है? तो थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए कि आज का जो वैश्विक दौर है उसमें भारत ग्लोबल साउथ की आवाज़ बनकर उभरा है। आप जो है दक्षिण सहयोग की बहुत बात कर रहे होंगे, और दक्षिण सहयोग में जो
इसका नेता है वो कहीं ना कहीं इस समय जो सबसे प्रमुख भूमिका निभा रहा है तो वो भारत ही निभा रहा है। भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, चाहे वह बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो या भूटान, भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने राष्ट्रीय हितों का प्रतिनिधि के तौर पर देखते हैं। मतलब जो भारत के छोटे पड़ोसी देश हैं वो भारत को आगे करके अपने राष्ट्रीय हितों को उसके माध्यम से एक मंच पे रखते हैं और अपने राष्ट्रीय हितों को वो सुनिश्चित भी कर रहे हैं, और भारत उनके राष्ट्रीय हितों को सुनिश्चित करने का प्रयास भी कर रहा है बहुत ईमानदारी पूर्वक। तो एक तो बड़ा कारण ये है कि मालदीव, और इसके पहले तक मालदीव के साथ भी ये चीज़ें रही हैं, तो वर्तमान नेतृत्व इतना बड़ा जो है वो रिस्क नहीं लेना चाहेगा कि भारत को नाराज करके। दूसरी चीज, वर्तमान में भारत का अमेरिका से भी बेहतर संबंध है। देखिए भारत अमेरिका संबंध इस समय बहुत ही अच्छी स्थिति में है, तो और अमेरिका जो है अभी भी विश्व की नंबर 1 शक्ति बना हुआ है, पहली चीज। दूसरी चीज, मालदीव का नेतृत्व भी समझ रहा है कि हमको एक तरीके से बीच का मतलब हमको एक तरीके से अखाड़ा बनाया जा सकता है, जैसे यूक्रेन बन गया, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि हम महाशक्तियों के टकराहट का कारण बने, और उसमें महाशक्तियों की क्षति तो होगी ही होगी, लेकिन जो हमारी क्षति होगी तो हमको एक तरीके से संपूर्ण रूप से मिटने वाली हमारी क्षति होगी, जिस तरीके से आज वर्तमान में यूक्रेन का हो रहा है। तो मालदीव के नेतृत्व को भी ये समझना होगा। फिर चुनाव के समय जो नारे लगते हैं और पॉलिसियों के समय जो फैसले लेने होते हैं उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है, और ये सही बात है, इसलिए भारत के नेतृत्व को समझना चाहिए। देखिए चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक पार्टियों द्वारा कई तरीके के मुद्दे उठाए जाते हैं। आप अपने देश में ही देख लीजिए भाई, जाति, धर्म, मजहब, देश तक आ जाता है। मतलब यदि भारत में चुनाव है तो पाकिस्तान की चर्चा होने लगेगी, जातियों की चर्चा होने लगेगी। तो देश दुनिया अभी भी इसी में जी रही है। यदि मालदीव के लोगों के द्वारा भी इस तरीके से इंडिया आउट का कैंपेन का नारा चलाया गया, तो नारा है, जब तक उस पर कुछ प्रगति ना हो तो उस पर जो है अभी बहुत ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चुनाव वो जीतने का तरीका था। लेकिन जब नीतियाँ बनती हैं तो नीतियों में जो है वो राष्ट्रहित सबसे आगे होता है, और उसमें भी जो आर्थिक हित होता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और वर्तमान में चूंकि मालदीव का जो है वो भारत के साथ बहुत अच्छे आर्थिक संबंध है, भारत बहुत बड़ा व्यापारिक देश है, मालदीव के साथ आयात निर्यात बड़े पैमाने पे हो रहा है और हर दुख सुख में सहभागी रहा है। तो इसलिए जो है कभी भी मालदीव जो है इतनी आक्रामक जो है वो विदेश नीति नहीं अपना सकता। बहरहाल अब तो ये अभी तक की चीज़ें हैं। कुछ जो है राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि नहीं, भारत के हित में नहीं होगा। खैर चलिए, अब तो ये बनने दीजिए, और इनका जो स्टैंड रहता है, ये जो अगला इनका कैसा स्टैंड रहेगा उसको हम लोग भी वेट एंड वॉच करेंगे, और जैसी स्थिति निकल के आती है उस पर पुनः हम एक नया फिर वीडियो बनाएंगे कि उस समय क्या स्थिति है। आज के लिए तो बहरहाल इतना ही, ये हमारा वीडियो यहीं तक है। आगे अभी आप लोग जाइएगा नहीं, थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए ये हमारा साप्ताहिक करंट अफेयर्स का है, 24 से 30 सितंबर तक मेरा पिछला वीडियो है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो इसको देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और इसमें 24 से 30 सितंबर के बीच होने वाली जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं हों, चाहे वो एशियन गेम्स के बारे में हो, चाहे ड्रोन शक्ति प्रदर्शनी हो, दादा साहब फाल्के पुरस्कार हो, स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव हो, इस सारी चीज़ों को मैंने चर्चा किया है, और 35-40 मिनट का है, तो आप लोग ज़रूर देखें। और साथ ही साथ एक और ज़रूरी सूचना है कि ये देखिए, ये हमारे समृद्धि IAS का जो है टेलीग्राम चैनल है। यदि आप लोग इससे नहीं जुड़े हैं तो आप लोग इससे जुड़िए, क्योंकि इससे आपको 2-3 फायदे होने वाले हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं तो उसका PDF आपको हमारे यहाँ मिल जाएगा, आप यहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे। साथ ही साथ आपको पता होगा कि हमारा मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी चल रहा है, तो उसमें यदि आप चाह रहे हो कि सर जो है हमारे उत्तर का मूल्यांकन कर दें, तो आप PDF बना करके भेजिए, हम आपके जो है उत्तर की जांच करेंगे, उसमें जो कमी रहेगी वो बता देंगे। और दूसरी चीज़, उसमें कुछ बच्चे आंसर राइटिंग कर भी रहे हैं, तो उनके कॉपी को भी देख करके आपको मतलब ये समझ में आएगा कि क्या कैसे लिखना है, क्या लिखना है। तो एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का माहौल है इसमें, तो आप लोग जरूर टेलीग्राम से जुड़िए। और साथ ही साथ ये हमारे समृद्धि IAS का YouTube चैनल है,
इसको आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ये आप ही का चैनल है, आप ही के द्वारा बढ़ेगा और प्लीज़ इसे आप लोग आगे बढ़ाएं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर जल्दी ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।